नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उनसे संबंधित व्याख्या को भी देखेंगे। डेली ये सीरीज चल रही है और आप लगातार इस वीडियोस को देखते रहिए, जिससे आपका करंट अफेयर्स जो है तैयार होता चले और एक साथ जो है आपको करंट अफेयर्स के लिए जो है संघर्ष ना करना पड़े। क्योंकि अगर करंट अफेयर्स को आप रख देंगे कि हम बाद में एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, तो वो एक पूरा बोझ बन जाता है और करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक है, आप इनसे जुड़कर जो है जितनी भी अपडेट्स हैं चैनल के संबंध में, साथ में PDF फाइल्स और सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इससे मिलती रहेगी। तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप इनसे जरूर जुड़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? और ये अध्यक्ष कैसे हैं? अंतरिम अध्यक्ष हैं, पूर्णकालिक नहीं, अंतरिम अध्यक्ष हैं। तो डेविड लिप्टन को IMF का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। ये अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं और यह क्रिश्चियन लगार्डे की जगह लेंगे। इससे पहले कौन थे? क्रिश्चियन लगार्डे थे। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन DC यानी यूनाइटेड स्टेट्स में है। IMF के सदस्य देशों की संख्या 189 है। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, अर्थी बरादार फेस्टिवल यानी या अर्थी बरादार महोत्सव ये कहां पर मनाया जाता है? तो काफी कम लोगों ने ये नाम सुना होगा। तो ये महोत्सव या ये फेस्टिवल कांची में मनाया जाता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है वहाँ का। बरादार मंदिर है जो कांचीपुरम में स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु की अथि बरादर के रूप में पूजा की जाती है। अथि का अर्थ क्या होता है? अंजीर। इस उत्सव में अंजीर के पेड़ की लकड़ी की बनी प्रतिमा को 40 साल में एक बार भक्तों के लिए तालाब से निकाला जाता है। तो ये बहुत ही रोचक तथ्य है और साथ में जो है अद्भुत भी है। इस प्रतिमा के बारे में मान्यता यह है कि भगवान विश्वकर्मा ने इसको स्वयं बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो संन्यास की घोषणा किसने की है? अंबाती रायडू ने। अंबाती रायडू कौन है, कहां से आते हैं? तो ये मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे अंबाती रायडू। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया है। अंबाती रायडू आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी रहे हैं। अंबाती रायडू ने 55 वनडे मैच खेलकर 1694 रन बनाए हैं अब तक, और उन्होंने कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये हर साल लगभग जारी होता है। तो इस वर्ष जो है 2019 जारी किया गया है। इसके मुताबिक दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट कहाँ का है? तो सबसे ताकतवर पासपोर्ट दुनिया का जापान का है, हेनले इंडेक्स 2019 के अनुसार। अब जापान और सिंगापुर, इसमें दोनों संयुक्त रूप से हैं। यहाँ पर ऑप्शन में केवल जापान लिखा था, लेकिन आपको ये जानना जरूरी कि जापान और सिंगापुर दोनों ही जो है इसमें प्रथम स्थान पर है संयुक्त रूप से। भारत का स्थान जो हमेशा पूछा जाता है इस तरह के इंडेक्स में, 86वां स्थान 86th पोजीशन भारत को प्राप्त हुई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की शुरुआत 2005 में हुई थी। इंडेक्स में 199 पासपोर्ट और 227 गंतव्य स्थलों को शामिल किया गया है। इस इंडेक्स को बनाने के लिए यह इंडेक्स सभी देशों के नागरिकों के ट्रैवल फ्रीडम के हिसाब से उनकी वैश्विक रैंकिंग जारी करता है। ट्रैवल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो कितने देशों में वीजा के साथ जाएंगे, कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। तो और कुछ देश हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रतिबंध है कि उनके नागरिक जो है बहुत ज़्यादा जो है नहीं जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है जहाँ पर फ्रीडम होती है ट्रेवल करने की विदेशों में, वो सबसे मजबूत या सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है।
तो अगला पॉइंट यही है कि जिस देश के पासपोर्ट के जरिए बगैर वीजा या वीजा ऑन अराइवल सबसे अधिक देशों में आने जाने की छूट होती है वह सबसे अधिक ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है। रैंकिंग के अनुसार जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट से 189 देशों में जाया जा सकता है, जो कि एक बहुत जो है बड़ी संख्या है अगर देखा जाए। भारत के पासपोर्ट से केवल 58 देशों में बगैर वीजा आने जाने की अनुमति है। तो ये इस इंडेक्स के बारे में रहा। हिमा दास आप जानते हैं कि भारतीय प्लेयर हैं। पोलैंड में पोजुआन एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2000 में 200 मीटर की दौड़ जो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये रेस उन्होंने कितने समय में पूरी की, प्रश्न ये है। तो उन्होंने 23.65 सेकंड का समय लिया इस रेस को पूरा करने में। हिमा दास का एक उपनाम है जो पेपर में पूछा भी जा चुका है, ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। यह नाम उन्हें उनके गांव ढींग नागांव असम की है, ये उनके नाम पर दिया गया है। हाल ही में उन्होंने 200 मीटर रेस 23.65 सेकंड में पूरी करके गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न, नवीन आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में कौन सा स्थान है? तो कल जिन लोगों ने जो है मेरा आर्थिक सर्वेक्षण वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने इस प्रश्न का आंसर आपको दिया था और बताया था कि इस तरह का प्रश्न जो है अति संभावित है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का 5वां स्थान है। नवीन आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन सा देश है? चाइना, यानी सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा क्षमता जो है चाइना में है। पवन ऊर्जा की बात करें अगर तो भारत पवन ऊर्जा में 4थे स्थान पर है और पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता में भी चीन का पहला स्थान है। तो ये स्मरणीय तथ्य है जो आपको याद रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट जिसको हर साल जारी किया जाता है, जिसका नाम है न्यू एनर्जी आउटलुक, 2019 में जारी किया है। इसके अनुसार वर्ष 2027 में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा तंत्र वाला देश बन जाएगा? यानी एक व्यापक बात करें तो कि सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्टिविटी की क्षमता किस देश के पास 2027 में होगी? तो इसका सही उत्तर क्या है? चीन। चीन जो है सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेगा 2027 तक। अब इसमें कुछ और भी बातें हैं क्योंकि ये पूरा रिपोर्ट है, बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है। 2050 में वैश्विक बिजली में पवन एवं सौर ऊर्जा का योगदान कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ये अच्छी बात है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का जितना ज़्यादा यूज़ हो उतना जो है हमारे पर्यावरण के लिए वो अच्छा है। वर्तमान में विश्व बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान मात्र 2% है और ये कहा जा रहा है कि 2050 आते आते ये 50% हो जाएगा और ये बढ़कर जो है 2050 में 22% जो है हो जाएगा और कुल वैश्विक बिजली उत्पादन में इसका योगदान 50% हो जाएगा। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। वर्ष 2044 तक भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा तंत्र वाला देश होगा। यानी 2044 तक भारत यूएसए को भी क्रॉस करके दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा तंत्र वाला देश बन जाएगा। वर्तमान से वर्ष 2050 के मध्य प्रतिवर्ष 1.5% वृद्धि के साथ वैश्विक ऊर्जा की मांग बढ़कर 62% हो जाएगी। तो जो वैश्विक ऊर्जा में वृद्धि की दर है वो कितनी है? 1.5% प्रतिवर्ष, जो एक बड़ा आंकड़ा है अगर पूरे विश्व के संदर्भ में इसको सोचें। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के किस एयरपोर्ट ने केंद्रीय डिजिटल यात्रा नीति के तहत फेस रिकॉग्निशन टेक्निक की या फेस रिकॉग्निशन पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर क्या है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में फेस रिकॉग्निशन टेक्निक का यूज प्रारंभ कर दिया गया है। यह नई यात्री पहचान तकनीक CISF की
फिजिकल जांच जो उनके द्वारा मैनुअल जांच की जाती है उसका स्थान ले लेगी। अब तक सीआईएसएफ के कर्मी द्वारा जांच उनकी आईडी से मैनुअली की जाती थी। इस तकनीक में यात्रियों को अपने डॉक्यूमेंट सौंपने होंगे और एफआर कैमरा यानी फेस रिकॉग्निशन कैमरा के द्वारा उनकी फोटो को पहचान लिया जाएगा। इसमें यात्रियों को एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी। इसके बाद वे अपनी सभी यात्राएं उसी यूनिक आईडी से कर सकेंगे। बार बार उनको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। केंद्रीय डिजिटल यात्रा नीति सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। अगला प्रश्न, किस देश ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स समझौते से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं यानी खुद को अलग कर लिया है? तो ये काम किया है किसने? रूस ने जो है इस समझौते से पीछे हट गया है और इसके बारे में जानते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने एनएफ ट्रीटी से अलग होकर की घोषणा की है। आईएनएफ संधि, पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी, जो 1987 में रूस व यूएसए के बीच हुई थी। यह संधि न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल के निरस्त्रीकरण के लिए की गई थी। यह संधि वाशिंगटन डीसी में हुई थी। तो ये इसके बारे में पूरी बात हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के AMFFRI इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो इसको लागू करने में पहला स्थान रहा महाराष्ट्र का। नीति आयोग द्वारा यह रैंकिंग कृषि में नए नए सुधार, नई नई तकनीकों के इस्तेमाल के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने या उसको लागू करने के लिए दी गई है। प्रथम रैंक महाराष्ट्र को मिला है। दूसरी रैंक, अब यहाँ से हम देख लेते हैं, गुजरात। तीसरी रैंक राजस्थान, चौथी मध्य प्रदेश। उसके बाद की भी सारी 10 तक यहाँ पर रैंक लिख दी गई है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं और वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो है हम लोगों ने आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और उनसे संबंधित व्याख्या को भी पढ़ा। इसी तरह से प्रश्न आते हैं या उनकी व्याख्या से मिल जाते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसलिए व्याख्यात्मक तरीके से सभी उसको जीके से भी कनेक्ट करना जो है करंट अफेयर्स को बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।